जय हिंद विद्यार्थियों। आइए आज के इस कालखंड में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र, जिसकी पाठ्यपुस्तक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। इस पुस्तक के अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह, इस पर भाग 1 के रूप में एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, उसे आप अवश्य देख लें। उसके पश्चात आज का यह वीडियो यानी भाग 2, इसमें हम चर्चा करेंगे आंकड़ों के संग्रह की विधियों के बारे में। विद्यार्थियों, जब हम आंकड़ों के संग्रह करने के लिए प्रश्नावली तैयार कर लेते हैं तो प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात अपनी प्रश्नावली का प्रायोगिक परीक्षण कर लें एक छोटे समूह पर, तथा उसमें जो प्रश्न हमने लिए हैं उन प्रश्नों की प्रासंगिकता को जांच लें। इसके पश्चात जब हमारी प्रश्नावली संपूर्ण रूप से तैयार हो जाए, उसमें किसी फेरबदल की आवश्यकता ना हो, तब हमको आंकड़ों के संग्रह की इन 3 आधारभूत विधियों में से किसी एक विधि का चुनाव करके और आंकड़ों का संग्रह करना चाहिए। तो पहली जो विधि है वह है वैयक्तिक साक्षात्कार। विद्यार्थियों, वैयक्तिक साक्षात्कार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें हम सूचनादाता के पास जाकर के और उसका साक्षात्कार करते हैं, अर्थात उससे सीधे व्यक्तिगत संपर्क करके हम प्रश्न पूछते हैं तथा उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को संकलित करते हैं। तो यह विधि, चूंकि इसमें व्यक्तिगत संपर्क होता है, हम सूचनादाता के पास जाकर के उससे प्रश्न करते हैं, तो यह विधि बहुत अच्छी विधि है, लेकिन इसके साथ ही इसमें कुछ कठिनाइयां भी आती हैं। तो आइए देखते हैं कि वैयक्तिक साक्षात्कार विधि जो है, इस विधि के लाभ क्या है। यह पहला जो लाभ है, उच्चतम उत्तर दर। चूंकि इसमें हमारे द्वारा सर्वेक्षक को या अनुसंधानकर्ता को ही सूचनादाता के पास जाकर के साक्षात्कार लेना होता है, तो उत्तर देने की जो दर होती है वह उच्चतम होती है, बहुत अधिक होती है, आपको उत्तर मिलेगा ही। दूसरा, सभी प्रकार के प्रश्नों के उपयोग की छूट। चूंकि हम सूचनादाता के सामने होते हैं तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को पूछ सकते हैं। मुक्तोत्तर प्रश्नों के उपयोग के लिए बेहतर ऐसे प्रश्न भी हम कर सकते हैं जिनका उत्तर जो सूचनादाता है वह मुक्त रूप से दे सके। तो सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए यह विधि उपयुक्त होती है। अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण के अवसर। कई बार ऐसा होता है कि जो सूचनादाता है उसे कुछ प्रश्न समझ में नहीं आते। जब व्यक्तिगत संपर्क होता है या जब व्यक्तिगत साक्षात्कार हम करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम और स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे कि सूचनादाता को समझने में आसानी हो। हम सूचनादाता से यह आग्रह भी कर सकते हैं कि जो विशेष महत्व के बिंदु हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दे। इसके अलावा इस विधि की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि इसमें हम अपने अनुसंधान के उद्देश्य को सूचनादाता को अच्छी तरह समझा सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा यह अनुसंधान समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है, तथा आपके द्वारा दी गई जो जानकारी है इससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने में अनुसंधानकर्ता को आसानी होगी। तो यह हम अच्छी तरह उसको समझा सकते हैं। तो अस्पष्ट प्रश्नों के लिए स्पष्टीकरण करने के अवसर हमारे पास होते हैं, लेकिन इस विधि की जो कमियां हैं, आप देखें कि आपको प्रत्येक सूचनादाता के पास में अनुसंधानकर्ता को भेजना है, यानी एक प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता को आपको भेजना है। तो साक्षात्कारकर्ता के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए यह विधि अधिक खर्चीली हो जाती है। दूसरा, उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना। चूंकि यहाँ पर साक्षात्कारकर्ता सामने बैठा हुआ है, सामने बैठकर प्रश्न कर रहा है, तो वह सूचनादाता को प्रभावित करने का प्रयास भी कर सकता है। इसके अलावा अधिक समय और श्रम साध्य। अगर आपको बहुत अधिक लोगों से सूचना प्राप्त करनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति के पास आपको अलग अलग साक्षात्कारकर्ता भेजना होगा। इस तरह से इस विधि में समय भी बहुत ज्यादा लगेगा और श्रम भी बहुत अधिक लगेगा, इससे यह बहुत खर्चीली हो जाती है यह विधि। प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ता की आवश्यकता, यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए दूसरी जो विधि है इस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी विधि है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना। अगर हम सूचनादाता के पास व्यक्तिगत रूप से नहीं जा पाते, सूचनादाता बहुत दूर रह रहा है, सुदूर अंचल में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो ऐसे सूचनादाता के पास में साक्षात्कारकर्ता को भेजना या सर्वेक्षक को भेजना संभव नहीं हो पाता। तो यह विधि जो है ये बहुत ही उपयुक्त होती है जब हमको विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं एकत्र करनी हो। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली तैयार करके और उसे डाक के माध्यम से सूचनादाता तक भेज देते हैं।
साथ ही उनसे आग्रह करते हैं कि एक निश्चित समय में वह इस जानकारी को भर करके अर्थात प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर भर करके और वापस भेज दें। तो इस तरह से हम कम समय में बहुत अधिक लोगों तक इस विधि के माध्यम से पहुंच सकते हैं तथा जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें कि और क्या क्या विशेषताएं हैं। ये जो विधि है बहुत कम खर्चीली है, क्योंकि डाक के माध्यम से आप प्रश्नावली भेज रहे हैं तथा डाक के माध्यम से ही आपको प्रश्नावलियों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत कम खर्चीली विधि होती है। सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच संभव। ग्रामीण क्षेत्र या ऐसे सुदूर स्थित क्षेत्र जहां पर व्यक्तिगत संपर्क कर पाना संभव नहीं होता, वहां के लिए यह विधि बहुत उपयुक्त होती है। उत्तरदाता पर कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अनुसंधान करता है सूचनादाता के सामने नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम सूचनादाता को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। केवल प्रश्नों को पढ़ करके और वह उत्तर लिख करके भेज देगा, तो इसमें सूचनादाता को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं होती। उत्तरदाता की गोपनीयता भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि प्रश्नावली किसके पास भेजी गई, उसका चित्र आदि इसमें हमको प्राप्त नहीं होता या हम नहीं जानते हैं, इसलिए केवल हमको उसके द्वारा दी गई जानकारी से मतलब होता है, तो उसकी गोपनीयता भी सुरक्षित होती है। संवेदनशील मुद्दों के लिए सर्वोत्तम। संवेदनशील मुद्दों पर जानकारी एकत्रित करने के लिए यह जो विधि है यह बहुत ही उपयुक्त होती है। आजकल आप देखें कि डाक द्वारा सर्वेक्षण के स्थान पर ऑनलाइन सर्वेक्षण का प्रचलन बढ़ा है। आपने देखा होगा कि चुनाव इत्यादि के समय में जो मीडिया सेंटर होते हैं, मीडिया सेंटर अपने संवाददाताओं को कुछ लोगों तक भेजते हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में भेजते हैं, या फिर वो प्रश्नावलियां भेज देते हैं या ऑनलाइन प्रश्नावली सेंड कर देते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको ऑनलाइन सबमिट करने होते हैं। यानी एसएमएस के द्वारा भी इस तरह के सर्वेक्षण किए जाते हैं कि किसी चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने वाला है, या जो जनता की मंशा है, जनता का जो अभिमत है, किस राजनीतिक दल के पक्ष में या प्रत्याशी के पक्ष में है। तो इस प्रकार ऑनलाइन सर्वेक्षण भी इसी का एक नया रूप है जो कि बहुत प्रचलित हो रहे हैं। लेकिन इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो सूचनादाता है अगर वह कम पढ़ा लिखा है, निरक्षर है, तो वह अपेक्षित सूचनाएं नहीं दे पाएगा, वह प्रश्नावली को नहीं पढ़ पाएगा। या अगर ऑनलाइन सर्वेक्षण भी हम कर रहे हैं, एसएमएस के द्वारा सर्वेक्षण हम कर रहे हैं, तो वह भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उत्तर प्राप्त करने में अधिक समय, चूंकि प्रश्नावली हमारे द्वारा भेज दी गई है, डाक के माध्यम से भेजी गई है, तो निश्चित समय पर प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त होने में कठिनाई होती है। और यहाँ पर जो सूचनादाता है वह भी कई बार जानबूझ करके प्रश्नावली का उत्तर नहीं भेजते हैं या देरी से भेजते हैं। अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण संभव नहीं। अगर सूचनादाता को कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, तो वह ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि इन अस्पष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर सके। इसके अलावा प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं। आपके प्रश्न का या आपके सर्वेक्षण का सूचनादाता पर क्या असर हुआ, इसको देख पाना भी संभव नहीं होता, जो कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में संभव हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार ये दो विधियां हुई। आइए अब चलते हैं तीसरी विधि पर। विद्यार्थियों, जो तीसरी विधि है वह है टेलीफोन साक्षात्कार। जब हम सूचनादाता तक स्वयं नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वैयक्तिक साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, या हम डाक द्वारा प्रश्नावली भेजने में हमको समय ज़्यादा लगने वाला होता है, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, टेलीफोन द्वारा भी जानकारी एकत्रित करते हैं। मान लीजिए किसी स्थान विशेष पर कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो वहाँ से जो संवाददाता किसी न्यूज चैनल वाले को या समाचार पत्र की एजेंसी को सूचनाएं टेलीफोन के माध्यम से ही प्रेषित करता है। तो इस प्रकार ये जो विधि है, यह विधि बहुत ही कम खर्चीली विधि है तथा इससे त्वरित रूप से सूचनाएं एकत्रित की जा सकती हैं। अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इसमें बहुत कम खर्च होता है। आपने फोन लगाया और 1000 किलोमीटर दूर स्थित व्यक्ति से वहां पर घटित घटना के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली। जैसे कि मैं कल जी न्यूज देख रहा था, तो जी न्यूज के जो एंकर थे, वो एंकर काबुल में हुए बम विस्फोट की जानकारी वहां से सीधे दिखा रहे थे। तो इस प्रकार आप टीवी में जो देखते हो, यह टेलीफोन साक्षात्कार का ही एक रूप होता है, जिससे कि हमको त्वरित रूप से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। उत्तरदाता को प्रभावित करने की कम संभावना, चूंकि उत्तरदाता से हमारा प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, तो जो उत्तरदाता है उसको प्रभावित करने की संभावना कम होती है।
तीसरी जो इसके गुण है वह है अपेक्षाकृत उच्च उत्तर दर। जब किसी व्यक्ति के पास फोन आता है और उससे कोई जानकारी ली जाती है तो उस व्यक्ति को महसूस होता है कि भाई इनके लिए मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, और अगर उस व्यक्ति को वह जानकारी है तो वह देने में सहर्ष तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो टेलीफोन साक्षात्कार है, टेलीफोन साक्षात्कार में उत्तर प्राप्त करने की जो संभावना है उसकी दर उच्च हो जाती है। तो इस प्रकार टेलीफोन साक्षात्कार में हम कम समय में अधिक लोगों से बात करके और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि विद्यार्थियों हम स्कूल में रह करके जब जिस दिन विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कक्षा 11वीं के बच्चे सप्ताह में 2 दिन स्कूल आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम बाकी दिन उनसे क्या करते हैं, टेलीफोन पर बात करते हैं, फोन लगाते हैं, पूछते हैं कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कठिनाइयाँ क्या हैं, आपने विमर्श पोर्टल पर आने वाले वीडियो देखे अथवा नहीं देखे, आपने नोट्स बनाए अथवा नहीं बनाए। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की जानकारी हम भी क्या करते हैं, टेलीफोन पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कम समय में बहुत ज़्यादा विद्यार्थियों से चर्चा करके और अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब ये जो टेलीफोन साक्षात्कार है इसके हानियां क्या है या इसमें क्या कमियां हैं हम देखते हैं। सीमित उपयोग, आप उन्हीं लोगों से टेलीफोन पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो जिनके पास टेलीफोन की सुविधा है, और अगर जिनके पास टेलीफोन की सुविधा नहीं है तो आप उनसे किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इनका सीमित प्रयोग हो सकता है। प्रतिक्रियाएं देखना संभव नहीं, चूंकि हम उत्तरदाता के सामने नहीं हैं, हम उससे फोन पर बात कर रहे हैं, तो वह हमको गलत सूचनाएं भी दे सकता है। हम अपने प्रश्नों का उस पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन प्रतिक्रियाओं को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा उत्तरदाता को प्रभावित करने की संभावना इसमें भी कुछ ना कुछ बनी रहती है। आपने देखा होगा कि कई बार नए नंबरों से फोन आते हैं तथा जो फोन करने वाला व्यक्ति है वह अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको सूचनाएं देता है तथा आपको प्रभावित करने की कोशिश करता है। जैसे दूरसंचार कंपनियां अपने ग्राहकों को फोन लगाती हैं तथा विभिन्न प्रकार की सेवाएं लेने के लिए उनको प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार जो टेलीफोन साक्षात्कार है इसमें अनेक कमियां हैं, लेकिन तब भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेलीफोन साक्षात्कार या ऑनलाइन सर्वेक्षण जो है इनका प्रचलन बढ़ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी के बारे में, विभिन्न कंपनियां अपने उत्पाद के बारे में इस तरह की जानकारी टेलीफोन के माध्यम से बड़ी आसानी से और शीघ्रता से प्राप्त कर लेती है। विद्यार्थियों अब बात करते हैं हम जनगणना के बारे में। आपने जनगणना शब्द सुना होगा। हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। इससे पहले वर्ष 2011 में देश की जनगणना हुई तथा अब 2021 में भी जनगणना होने वाली है। तो जनगणना क्या है? जनगणना भी भारत की जनसांख्यिकी स्थिति को देखने के लिए, उसके आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए की जाने वाली एक बृहद सर्वेक्षण विधि है, जिसमें कि सरकार के द्वारा जो नियुक्त प्रगणक होते हैं वह प्रत्येक शहर, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक मोहल्ले में रहने वाले प्रत्येक परिवार तक पहुंचते हैं तथा उस परिवार की आय, उपभोग का स्तर, शिक्षा, साक्षरता, इस प्रकार की विभिन्न जनसांख्यिकी सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो बहुत ही श्रमसाध्य तथा खर्चीली यह विधि होती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष में देश की जनसांख्यिकी स्थिति को देखने के लिए जनगणना कराई जाती है। भारत में सबसे पहली जनगणना सन 1881 में हुई थी। यहाँ पर कुछ जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं। आप देखें कि वर्ष 1901 में भारत की जो जनसंख्या थी वह थी 23.83 करोड़, जो कि वर्ष 2001 में आप देखें 102.87 करोड़ हो गई। तो इस तरह से आप देखें कि भारत में जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है प्रत्येक 10 साल में उसमें थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन अभी भी विश्व के सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जनसंख्या में भारत का नाम है, और हमारा देश जो है यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। वर्ष 2011 में आप देखें कि भारत की जो जनसंख्या थी वह थी 121.09 करोड़ और 2001 में थी 102.87 करोड़। यानी 10 साल में देश की जनसंख्या में लगभग 19 करोड़ की वृद्धि हुई है। अगर हम इसको मोटे रूप में देखें तो प्रत्येक वर्ष भारत में 2 करोड़
नए लोग जन्म लेते हैं या भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष 2 करोड़ बढ़ जाती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी देश के लिए प्रत्येक वर्ष इतनी आबादी बढ़ना यह अच्छे संकेत नहीं है। इससे देश के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तथा देश की जो आर्थिक प्रगति की राह है उसमें कठिनाइयां आती हैं। आप देखें कि जो वार्षिक वृद्धि की दर थी 1971 से 81 में 2.2% प्रतिवर्ष थी। 1999-2001 में इन 10 वर्षों में 1.97% प्रतिवर्ष थी तथा वर्ष 2001 से 2011 में 1.64% प्रतिवर्ष थी। लेकिन यह प्रतिशत आपको देखने में बहुत कम लगेगा, लेकिन अभी आपने आंकड़े देखे कि हर 10 साल में हमारी आबादी 19 से 20 करोड़ बढ़ जाती है। तो यह चिंतनीय है हम सबके लिए, सभी देशवासियों के लिए। तो जनसंख्या के जो आंकड़े हैं, जनसंख्या के आंकड़ों का जो प्रयोग है सरकार विभिन्न जन कल्याण की योजनाएं बनाने में करती है। विद्यार्थियों, जब हम जनगणना करते हैं तो जनगणना करने के लिए आपको प्रत्येक ग्राम शहर के प्रत्येक परिवार तक पहुंचना होता है। सुदूर अंचलों में स्थित घरों तक भी आपको जाना होता है तथा उनसे विभिन्न जानकारियां एकत्रित करनी होती है। तो जनगणना वास्तव में जिस विधि से होती है उस विधि को हम कहते हैं संगणना। क्या कहते हैं? संगणना। संगणना विधि जो है ये बहुत खर्चीली विधि है। इसके लिए आपको प्रशिक्षित प्रगणकों की आवश्यकता होती है तथा उन्हें उन सूचनादाताओं तक पहुंचाना होता है, उनके प्रशिक्षण पर व्यय होता है। इस प्रकार यह विधि बहुत अधिक खर्चीली होती है तथा इसमें समय लगता है। लेकिन जनगणना के अलावा बहुत सारे जो सर्वेक्षण होते हैं वो इस संगणना विधि से ना होकर के या वैयक्तिक साक्षात्कार विधि से ना होकर के क्या होते हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि के द्वारा एकत्रित किए गए होते हैं। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण क्या है? जब समग्र बहुत बड़ा हो, समग्र अर्थात समष्टि, यानी हमारा देश बहुत बड़ा है, देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में हजारों जिले हैं, गांव हैं, लाखों गांव हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक गांव में प्रत्येक परिवार तक या प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उस समष्टि की कुछ इकाइयों का अध्ययन करके और उससे प्राप्त निष्कर्षों को समग्र पर लागू कर देते हैं। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि घर में जब माताएं चावल बनाती हैं, आजकल तो कुकर में बनाते हैं, पहले जब खुले बर्तन में चावल पकाया जाता था तो माताएं ये देखती थीं कि चावल पका है अथवा नहीं पका है। तो उन्होंने क्या किया कि बर्तन में जिसमें चावल पकाया जा रहा है उसमें चम्मच डाला और उसको पूरी तरह मिला दिया और फिर एक चावल के कण को उठाकर ध्यान से देखते थे कि ये पका है अथवा नहीं पका है। अगर चावल का एक कण पक गया है इसका मतलब ये है कि पूरा चावल पक गया है। तो इस प्रकार समग्र की प्रत्येक इकाई का परीक्षण ना करके उसकी एक इकाई या कुछ इकाइयों का परीक्षण करके हम उससे प्राप्त निष्कर्ष को पूरे समग्र पर लागू करते हैं। तो इस विधि को कहते हैं प्रतिदर्श सर्वेक्षण या सैंपल सर्वे। हमारे देश में एक संस्था है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जो कि 1950 से कार्य करना प्रारंभ किया। इस संगठन के द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर इसी तरह सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, चाहे वह शिक्षा से संबंधित हो, रोजगार से संबंधित हो, जीवन निर्वाह की लागत से संबंधित हो, साक्षरता से संबंधित हो। तो विभिन्न प्रकार के आंकड़े इस संगठन के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं तथा उन्हें समय समय पर प्रकाशित भी किया जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रतिदर्श सर्वेक्षण या सैंपल सर्वे कैसे किया जाता है। तो विद्यार्थियों, जो सैंपल सर्वे होते हैं या प्रतिदर्श सर्वेक्षण होते हैं इसकी मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। एक होती है यादृच्छिक प्रतिचयन तथा दूसरी अयादृच्छिक प्रतिचयन। जो यादृच्छिक प्रतिचयन है इसे हम दैव निदर्शन भी कहते हैं या अंग्रेजी में रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, और अयादृच्छिक प्रतिचयन जिसे हम सविचार निदर्शन भी कहते हैं या नॉन रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं। तो दोनों ही प्रकार की जो सैंपलिंग की विधि है उसमें क्या अंतर है वह हम देखेंगे। तो पहली जो विधि है यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक इसका मतलब यह है कि समग्र की जिन इकाइयों को, मान लीजिए कि हम अपने गांव के 100 परिवारों के आय और व्यय के आंकड़े एकत्रित करना चाहते हैं। अब चूंकि 100 परिवारों तक जाने के लिए हमको ज्यादा समय लगेगा
और आंकड़े देर से आएंगे, तो हम क्या करते हैं, उन 100 परिवारों में से 10 परिवारों को चुन लेते हैं। तो चुनने का जो आधार है, चूंकि हम चुन रहे हैं अर्थात उनमें से हम सैंपल ले रहे हैं, तो सैंपल लेने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरीका ये है कि पूरे 100 परिवारों के जो मुखिया हैं उनके नाम की हम स्लिप बना लें और 100 परिवारों के नाम की स्लिप को मोड़ करके और एक ड्रम में या एक बड़े पात्र में रख दें। यानी सभी परिवारों का प्रतिनिधित्व उन पर्चियों में है। इसके बाद उनको हम अच्छी तरह मिला दें और मिलाने के बाद किसी तटस्थ व्यक्ति से, जिसका उस सर्वे से कोई लेना देना नहीं है, या किसी बच्चे से हम क्या करते हैं, क्रम से एक एक करके और 10 पर्चियां निकलवा लें। तो इस प्रकार ये जो 10 पर्चियां आएंगी ये उस पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करेंगी और अब इन 10 परिवारों के आंकड़े एकत्रित करके उससे प्राप्त निष्कर्षों को हम पूरे समग्र पर लागू कर सकते हैं या पूरे समग्र के आंकड़े मान सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 100 परिवारों में से प्रत्येक परिवार के चुने जाने की संभावना थी, सबके नाम की पर्ची डाली गई थी, इसलिए इसको हम कहते हैं दैव निदर्शन। दैव निदर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सबको बराबर का अवसर मिला। अब जिन लोगों के नाम उसमें आए उन लोगों तक जाकर के हमने उनके आंकड़े एकत्रित किए तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों को पूरे समग्र से प्राप्त निष्कर्ष मान लिया। तो इस प्रकार ये जो दैव निदर्शन या रैंडम सैंपलिंग है, इसको हम लॉटरी विधि भी कहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास भी विभिन्न आयोजनों में जब बहुत सारे लोगों में से कुछ लोगों को चुनना होता है, तब क्या करते हैं, उनके नाम की लॉटरी निकाली जाती है। तो ये जो लॉटरी विधि है, यही विधि यादृच्छिक प्रतिचयन कहलाती है। अब जो दूसरी विधि है अयादृच्छिक प्रतिचयन या सविचार निदर्शन या नॉन रैंडम सैंपलिंग, इस विधि में हम क्या करेंगे कि हमको 100 परिवारों में से 10 परिवार चुनना है, तो हम अपने परिचितों के नाम ले सकते हैं जिनको हम जानते हैं या जिनके घर हमारे पास पास में है, जहां तक पहुंचना हमारे लिए सरल हो, जहां से सूचनाएं एकत्रित करना हमारे लिए सरल हो। तो यहां पर हमने पूरे गांव के 100 परिवारों में से केवल कुछ परिवारों को चुना और उनको भी अपने विचार से चुना, अपने मन से चुना। यानी यहाँ पर जो अनुसंधान करता है उसका निर्णय सर्वोपरि हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो निदर्शन होता है या जो सैंपलिंग होती है उसको हम सविचार निदर्शन कहते हैं। यहाँ पर समग्र की प्रत्येक इकाई को इस सर्वे में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता है। तो इस प्रकार यह विधि बहुत अच्छी विधि नहीं कही जाएगी, क्योंकि इसमें जो अनुसंधान करता है या जो प्रगणक है, जो सूचना एकत्रित कर रहा है या सर्वेक्षक है, सर्वेक्षक के द्वारा भेदभाव किए जाने की संभावनाएं रहती हैं। वह जिन लोगों को चाहेगा, जिन लोगों तक पहुंचना उसके लिए सरल होगा, उन लोगों का चुनाव करके और उनसे प्राप्त निष्कर्षों को पूरे समग्र पर लागू जब करेंगे तो ऐसे जो निष्कर्ष होते हैं क्या होते हैं, भ्रामक होते हैं। यद्यपि यादृच्छिक प्रतिचयन में भी प्राप्त निष्कर्ष सत्य के करीब हो सकते हैं, लेकिन कई बार यह भी सही जानकारी नहीं देते। आपने एग्जिट पोल के बारे में सुना होगा, या जिसको हम निर्गम निर्वाचन कहते हैं। एग्जिट पोल जब किसी राज्य में किसी विधानसभा में चुनाव होते हैं तो चुनाव के जो आंकड़े हैं, जो मीडिया के लोग हैं, यानी समाचार पत्र के प्रतिनिधि या टीवी न्यूज चैनल के प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, कुछ विशेष गांवों में जाते हैं, कुछ विशेष मतदान केंद्रों तक जाते हैं। तो चूंकि किसी विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए कि 300 मतदान केंद्र है, तो 300 मतदान केंद्रों में वो मान लीजिए कि 30 मतदान केंद्रों तक जाएंगे और उन मतदान केंद्रों में मतदान करके निकलने वाले जो मतदाता हैं उनसे जानकारी लेकर के कि उन्होंने किस राजनीतिक दल को वोट किया या किस प्रत्याशी को वोट किया है, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी विजयी होने वाला है। तो ये जो एग्जिट पोल है या निर्गम निर्वाचन है, हमेशा सत्य भी नहीं होते हैं। यहाँ पर एक बात और है कि आपका जो सैंपल है, यानी आप जितने अधिक लोगों तक जाएंगे, यह समग्र की जितनी अधिक इकाइयों को आप अपने सर्वेक्षण में शामिल करेंगे, आपको जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वह निष्कर्ष उतने ही सत्य के करीब होंगे। तो इस प्रकार यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसमें कि हम समग्र की अनेक इकाइयों में से कुछ इकाइयों का चयन करते हैं, लेकिन अयादृच्छिक प्रतिचयन में हम विचार करके तथा
अपने मन से प्रतिदर्शों का चुनाव करते हैं। इस तरह ये दोनों ही विधियां सांख्यिकी सर्वेक्षण के लिए प्रयोग की जाती हैं। दोनों की ही अपनी कमियां हैं जिन्हें हम प्रतिचयन त्रुटियां कह सकते हैं। प्रतिचयन की त्रुटियां, तो प्रतिचयन की त्रुटियां यही कि समग्र की अगर हमने बहुत कम इकाइयों को शामिल किया है अपने सर्वेक्षण में तो उसके जो निष्कर्ष होंगे वह निष्कर्ष सत्य के करीब नहीं होंगे। और ये प्रतिचयन की त्रुटियां जो है यादृच्छिक प्रतिचयन में भी हो सकती हैं तथा अयादृच्छिक प्रतिचयन में भी हो सकती है, लेकिन त्रुटियों की जो ज्यादा संभावना होती है वह अयादृच्छिक प्रतिचयन या सविचार निदर्शन में होती है। यहाँ पर हम चूंकि हमने समग्र की प्रत्येक इकाई को उसमें शामिल होने का अवसर दिया था, इसलिए ये जो आंकड़े होते हैं सत्य के काफी करीब होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में हमने कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह इसका अध्ययन किया। आशा है आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने सहपाठियों से भी इसे शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।